जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सबसे बड़ा टॉक शो हम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात से मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ को हम आपसे मिलाते हैं, आपके रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि समाज के अंदर जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें हाईलाइट किया जाए, आप तक पहुँचाया जाए, पब्लिक तक पहुँचाया जाए। एक तो इन लोगों की हौसला अफजाई होती है और दूसरा हमारे नौजवान इनसे इंस्पायर होते। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर जगबीर सिंह जी हैं जो पुंछ की एक पर्सनैलिटी हैं। प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के नाम से मंसूब इनका नाम है। अब ये ट्रस्ट क्या है, इन्होंने किस तरह से इस ट्रस्ट को बनाया और इनकी ज़िंदगी के वो हालात कैसे गुज़रे, इन तमाम चीज़ों पर हम आज तफसीलन बात करेंगे। तो प्रोफेसर जगबीर सिंह जी, JKL विजन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू सर। जिस पर्सनैलिटी के पास भी जाते हैं हम उनके हालात ज़िंदगी, उनका बचपना, उनकी वो सब चीज़ें पूछते हैं ताकि एक रिकॉर्ड बना रहे आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। तो आप कब पैदा हुए, कहाँ पर पैदा हुए, वो दौर बचपन का किन हालात में जो है आपने गुजारा, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो हमें काफ़ी बेहतर लगेगा। मेरी जो पैदाइश है वो एक गरीब घराने में हुई। हमारे वालिद मोहतरम सरदार प्रीतम सिंह जी वो साबका लाहौर के रहने वाले थे और किसी ज़माने में वहाँ से हिजरत करके वो अजीरा एक इलाका है हमारी रावला कोट में, उनकी शादी वहाँ हुई। उसके बाद वहाँ से वो यहाँ पुंछ में आए और शुरू की ज़िंदगी में उन्होंने जो यहाँ पे जो महाराजा सुखदेव सिंह का जो बिजली घर बना उसमें काम किया और वही एक हुनर था, आर्ट था जो लेके उन्होंने ज़िंदगी में आगे चले। हालांकि इतना था कि उनका ज़्यादा इतना इल्म नहीं था। फौज में कुछ अर्सा रहे वर्ल्ड वार सेकंड में, उसके बाद ही वॉज ए डिसेबल सोल्जर। फिर वो आ गए यहाँ पुंछ में पार्टीशन के बाद। तो हम 5 भाई हैं और मेरा जो है चौथा मुकाम था। और मैंने जो अपनी भाई ज़िंदगी में जो तालीम थी यहाँ के एक इस्लामिया स्कूल में की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो हाई सेकेंडरी स्कूल था विक्टोरिया स्टेट हाई सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे मैंने तालीम की। और तब ये हाई सेकेंडरी की इलेक्टिव का सिस्टम होता था। उसके बाद हम 12वीं जमात के लिए कॉलेज में गए। तो कॉलेज करने के बाद फिर कुछ अर्सा में ऐसे ही रहा। मैंने एक मुलाजमत शुरू की जो कि जहाँ सनातन दरसभा का स्कूल था। मैं साइंस ग्रेजुएट था लेकिन वहाँ पे मुझे 100 रुपये महीना मिलता था जो मेरी सबसे पहली तनख्वाह थी। तो वहाँ जो मेरे पास बच्चे पढ़े थे, आज वो यहाँ एक जगजीत सिंह CO रहे हैं, वो हैं अदरान जी जज साहब हैं, ये अपने प्रदीप शर्मा जी हैं और उसके अलावा ये एजाज, ये मेरे सारे ही मेरे स्टूडेंट हैं। खैर ये पुरानी बात है। वो दौर बचपन का, मतलब वो वाला दौर और आज वाला दौर आप देख रहे हैं, उस दौर में और इस दौर में कुछ डिफरेंट क्या है, अलग क्या है? नहीं, आज तो दुनिया काफ़ी एडवांस है। आज मौजूदा दौर में हर एक चीज़ का ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई, इलेक्ट्रिक मीडिया है, बाकी की चीज़ें हैं। लेकिन उस ज़माने में इतना ज़्यादा नहीं था। जो भी एजुकेशन स्कूलों में मिलती थी वो किताबों पे ही मुनहसर होती थी या टीचर्स की उसकी एक्सपीरियंस पे चलती थी और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो जो भी वो पढ़ाते थे हम पढ़ते थे। लेकिन उस वक्त जो था ये कि इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता था कि जो हमारे टीचर होते थे वो बड़े डेडिकेटेड, बड़े टाइम डिवोशन में, और वो मुफ्त कई बार वो हमें शाम को कोचिंग वगैरह कराते रहते थे। बड़ा सादगी का ज़माना था। और उसमें भी जो हमारे उस वक्त के लोग जो पढ़े, जो बच्चे हमारे निकले, वो बड़ी दूर दूर तक पहुँचे। ये एक जो मैंने फ़र्क महसूस किया। आज पैसे का दौर है, हर एक पेरेंट्स के पास अच्छा पैसा है और चाहे वो नौकरी से हो, बिजनेस से हो, व्यापार से हो। लेकिन वो बच्चों को वो मेयार जो उस वक्त के टीचर देते थे वो आज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसमें गरीब बच्चों की जो परवरिश थी, गरीब बच्चों को आगे लाने की बड़ी कोशिश की जाती थी, जो एक बड़ी एक मैं चीज़ आज भी देखता हूँ। वो चीज़
अभी भी चल रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, माहौल था और जो चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी थी, वो बहुत कम थी, लेकिन उस वक्त के बच्चे मेहनत से पढ़ते थे, डेडिकेटेड थे और आज वो अच्छे मनसब पर हैं। प्रोफेसर साहब भी उसी का एक जो है नतीजा हमारे सामने है। अच्छा जगबीर सिंह जी, आपने जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप रहे हैं, उस्ताद के तौर पर आपने जो है सर्विस की है, तो कब आपने जो है टीचर का पेशा ज्वाइन किया और मुदर्रिस के तौर पर आपने जो वक्त गुजारा वो कैसा था? कुछ वो यादें भी हमारे साथ शेयर कीजिए। 1976 में मेरी सिलेक्शन हो गई और हम 14 लोग थे जो साइंस ग्रेजुएट थे, 14 के 14 ही लग गए। मैं तो रजौरी के एक इलाका धराल में रहा, उसके बाद फिर मैं उनकोट आया। खैर मैंने मुख्तलिफ 8-10 जगह पर नौकरी की। 1980 में मेरी शादी हुई, तो तब ये +2 जो इंस्टीट्यूशन थे ये बने, तो इसमें एक लेक्चर की पोस्ट आई, लेकिन उसमें हमें उनको चाहिए था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसी को लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपनी तालीम में इजाफा करूं। बेसिकली मैं BSc था, मेरिट था और एक टीचर की सीट था। तो मैंने फिर उस वक्त गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर जो अपने उत्तराखंड में थी, वहाँ पे मैंने एडमिशन ली और फिर उसके बाद मैं DBS देहरादून में आया। वहाँ मैंने मुसलसल 1 साल और पढ़ाई की और अच्छे नंबरात से आया। तो मैं थ्रू सर्विसेज गया था। सर उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब आपने मास्टर की? 35 साल की थी जब मैंने। 35 साल में भी आपने एक जज्बा रखा कि मैं पढ़ सकता हूँ और फिर आपने कर दिखाया। इसमें सबसे बड़ी कमाल बात ये थी कि जब मैं कैंपस में गढ़वाल जो विश्वविद्यालय है जो श्रीनगर से नाम से जाना जाता है, जब मैंने वहाँ एडमिशन ली, मेरे साथ 8 लोग थे, 3 हम मेल थे, 5 लड़कियाँ थी और वो सब रेगुलर थे। लेकिन मेरे पास 3 मुख्तलिफ चीज़ें थी, अप्रोचेज। एक तो मैं टीचर था, 10 साल मुझे BSc किए हुए थे और तीसरा मैं शादीशुदा था। अब ये तीनों चीज़ों को लेकर मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, ये चीज़ के मैं पढ़ सकता हूँ, और मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की। और एनवायरनमेंट आई वाज द फर्स्ट जिसने एनवायरमेंटल साइंसेज में ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ली थी और मेरे अच्छे नंबरात फर्स्ट ग्रेड में मैंने वो क्लियर किया था। अब जाहिर सी बात है कि जब ये कॉलेज में गए होंगे, यानी वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँचे होंगे, तो हम लोग यूनिवर्सिटी के दौर से गुजरे हैं। वो जो छिछोरापन स्टूडेंट्स में होता है, लड़कपन का वो दौर होता है, और एक मैच्योर बंदा, शादीशुदा बंदा जब यूनिवर्सिटी कैंपस में गया और वहाँ से मास्टर में अच्छे नंबरात लेकर पास भी किया, तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाती है कि अगर प्रोफेसर जगबीर सिंह जी 32 साल की उम्र में एक यूनिवर्सिटी में रेगुलर तालीम हासिल कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। तो ये इंस्पायरिंग चीज़ें हैं जिनसे हमें कहीं ना कहीं इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। अच्छा जगबीर सिंह जी, आप जो है फिर उसके बाद टीचर के बाद जब आप रिटायर हुए उस वक्त किस मनसब पे थे आप? जब मैंने 1985 में पोस्ट ग्रेजुएशन की, हमारा रिजल्ट निकला अगस्त में, तो मेरी फिर प्रमोशन हुई है IC लेक्चरर ज़ूलॉजी। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू से सुरनकोट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। उन दिनों में चौधरी असम साहब हमारे डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस जो ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल था इसको प्रायोरिटी दी। तो मुझे वहाँ पे भेजा गया कि आप इसको अपग्रेड करो, क्योंकि ये हाई स्कूल था, इसको हायर सेकेंडरी स्कूल बनाना था। तो तब से लेकर फिर लगातार मैं एज लेक्चरर रहा, कन्फर्म हुआ, सीनियर लेक्चर रहा, डाइट में रहा, बॉयज़ में रहा। उसके बाद मैं कुपवाड़ा में गया डाइट में, वहाँ मैंने 1 साल काम किया। और उसके बाद मेरी लास्ट जो पोस्टिंग थी लास्ट के दिनों में एक चंडक हाई सेकेंडरी स्कूल था। उसके अलावा फिर मेरी जो लास्ट मेरी अपनी ख्वाहिश थी, तो मैं शीश महल जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन 3रे नंबर का रहा है JNK में, रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल, और एक वैली में एक स्कूल है। ये दोनों स्कूल जो थे ये बड़े अच्छे मेयार के थे। और तीसरा जो गाजीबाग सनर का एक स्कूल था, तो इसमें जब मैं रहा तो मेरे पास तकरीबन 1400 बच्चियाँ थी। तो यहाँ से फिर मैंने 2010 30 जून को मेरी यहाँ से जो मैंने मुलाजमत को रुखसत की। बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि मैंने अपना जो आगाज़ 100 रुपये से किया था, और जब मैं रिटायर हुआ उस वक्त मेरे पास कम से कम 50,000 की सैलरी।
बहुत अच्छी बातें जो है प्रोफेसर साहब अपने बचपन की जवानी की और जो इनका एम्प्लॉयमेंट का दौर गुजरा है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। प्रोफेसर थे, आप कह रहे हैं कि 50,000 रुपये आपकी सैलरी थी, मतलब, और वालिद साहब भी जो थे वो कहीं ना कहीं सोल्जर थे, तो मतलब अच्छे घराना आपका अच्छा सर्कल जो है चल रहा था। तो फिर बीच में प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट का भी आपने आगाज़ कर दिया, क्या मकसद था उसके पीछे? इसमें ख़ास खसूसी तौर पे ये था कि मेरे जो वालिद मोहतरम थे वो बड़े एक आउटस्टैंडिंग क्राफ्टमैन थे। उन्होंने अपने उस ज़माने में लाहौर में ये सब काम सीखा, अटक में रहे, उसके बाद डेरा गाजी खान में रहे। बेसिकली वो इंजीनियर्स के थे और उन्होंने बड़ा म्यार लिया और उनकी जो एप्रिसिएशन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जे स्टेट गवर्नमेंट जो उस बख्शी के बाद प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने की और बड़े आउटस्टैंडिंग थे। तो उनका एक्चुअली 1969 में अचानक ही डेथ हो गई, सिर्फ 53 साल की उम्र में। तो उसके बाद मरा था, लेकिन ये मैंने ज़रूर देखा था कि जब वो यहाँ पे एक दुकान पे काम करते थे तो वो ये जो उस वक़्त जो हमारे माजूर लोग होते थे जो गांव के, जिनकी टांगें माइन ब्लास्ट से, क्योंकि ये एक बड़ी पारी हमारे लिए हमेशा के लिए अलामत रही इस इलाके में, तो उनकी वो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वगैरह कुछ बनाते रहते थे जिससे वो चलने के काबिल हों, ये मैंने खुद देखा। उसके अलावा बाद में फिर एक हमारे बाबू बिशंबर लाल जी थे, हमारे शुरू के ट्रस्टी रहे हैं। उन्होंने भी उस वक़्त बाहर जाके जयपुर वगैरह जाके ये काम शुरू कराया था, लोगों को लेके जाते थे 2-3 आदमियों को, जब वहाँ से जब आते थे तो मैं उनके साथ रहा काफ़ी अर्सा। फिर मेरे जहन में ये चीज़ आई कि हम क्यों ना इस चीज़ को एक अमली जामा बनाएं और लोगों की सहूलियत करें, जो एक दिल में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। तो फिर वहाँ से हमने ये 1990 जनवरी 1990 में इसका आगाज़ किया, जिसमें हमारे काफ़ी अच्छे लोग जो पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के थे, यहाँ के थे, पुंछ के थे, मुंशी अरमदीर जी थे, प्रितपाल जी थे, सरदार करणजीत जी थे, हम सब ने मिल के ये एक तंजीम बनाई जिसका प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट नाम रखा गया। तो तब से हम आज तक इसी के जो भी इसके मंशूर हैं उनको लेके चल रहे हैं। प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट आपने बना दिया, अब जब ये बनाया था तो आप क्या सोच लेकर चले थे? वो कौन कौन से मंसूबा जात थे जिनको आपने इसके बैनर तले पाया तकमील तक पहुंचाना था? इसमें जब ये शुरू के दिनों में जब हमारी ये सारा इसका आगाज़ हुआ तो हमारा मेन जो था मुद्दा वो आर्टिफिशियल लिम्ब का ही था, क्योंकि हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर पे 62% पॉपुलेशन है माइन ब्लास्ट कैजुअल्टीज़ की, और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पूरी J&K में इसका इतना बड़ा हिस्सा है। तो अक्सर आए दिन तकरीबन हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई इंसिडेंट होते जाते थे जो अभी तक भी चलते हैं। अभी खैर काफ़ी उनका जो रेट है कम हो गया है, लेकिन उन दिनों में बड़े थे। तो फिर इन लोगों के पास कोई सहूलियत नहीं थी, घरेलू वो अप्रोच करते थे, कोई लकड़ी का बना लिया, कुछ लगा लिया, वो टिन के डब्बे नीचे लगाते थे। लेकिन हमने फिर उस चीज़ को हमने चाहा कि इन लोगों को भी हम एक सहूलत दें, क्योंकि इनकी डिसेबिलिटी बगैर किसी कारण के है, इनका कोई कसूर नहीं। लेकिन जो चीज़ें हमने बॉर्डर पे लगाई हैं माइन, जब बाकी के जब पाकिस्तान की गोलाबारी होती है, जब मिलिटेंसी का दौर रहा, तो ये बीच में खामखा, क्योंकि ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने गांव में रहते हैं और ये दे आर द ट्रू इंडियंस, कि वहाँ इन हालात में भी रह के, ये इन परिस्थितियों में, इन माहौल में भी रह के ये हिंदुस्तानी फ़ख्र से अपने आप को कहते हैं। तो ये एक था रामरेशा, उसमें हमारे जो शुरू के जो लोग थे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और इसमें काफ़ी बेहतरी आई। हमारे एक जनरल शंकरराय चौधरी थे, ही वॉज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। उनके साहब उन्होंने जब हमारा काम देखा सुना तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, भाई ठीक है। अब एक मिलिटेंसी का दौर शुरू हो गया था कि इन लोगों को यहाँ से आप दिल्ली लेके आओ, हम इंतजाम करेंगे। तो उसमें क्या होता था कि इन लोगों को गांव से लेके हम वहाँ पहुँचते थे कि इनका जहन कोई गांव में आके ना ख़राब करे। तो वहाँ जाके इनकी टांगें फ्री लगवानी, उनको दिखाना भाई हिंदुस्तान में क्या असलियत है, कहाँ खड़े हैं हम लोग। और कई बार इनको रिपब्लिक डे जो था दिल्ली में वो भी दिखाया हमने। तो ये आके एक बड़ी अच्छी लहर, एक बड़ी अच्छी एजुकेशन अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को दिखाते थे
कि हम वहाँ घूम के आए। और हमें इस पूरे दौर में 2 बार मौका मिला प्राइम मिनिस्टर हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मिलने का। उन्होंने स्पेशली अपने जन्मदिन पर हमारे ट्रस्ट के लोगों को बुलाते थे, जिसमें पुंछ के जितने माजूर थे हम लोग उनमें से सिलेक्ट करके ले जाते थे। मेनका गांधी जी आते रहे, अरुण जेटली जी आते रहे, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया साहब आते रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कई बार, शेख साहब के टाइम पे ये हुआ। तो इस चीज़ को हमें एक अप्रिशिएशन मिलती थी, लोग भी खुश होते थे और ये चलने के काबिल हो जाते थे। हमारा जो मेन मंशूर था वो ये था कि इनके जहन में जो एक चीज़ बैठ जाती है, जब ये अपना कोई भी अंग जिस्म का खो देते हैं तो इनके जहन में ये हो जाता है कि ये अपने आप को मौजूद समझते हैं और घर वाले भी थोड़ा सा इनसे दूरी रखना शुरू, क्योंकि डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन हमने ये रखा कि हम इनको अपने ही कदमों पे दोबारा खड़े करें ताकि ये अपने आप को डिसेबल ना समझे और ये प्रूव करें कि वी आर गुड सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉर्मल आदमी की तरह हम काम भी जो है कर सकें। ये हमारा एक मिशन था जो हम लेके चलते रहे। वो लोग जो अपनी टांगों पर नहीं चल सकते, टांगों की कदर उन्हें होती है। जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आंखों की कदर उन्हें होती है। और प्रोफेसर जगबीर सिंह जी प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के बैनर तले इन लोगों को कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंट हो जाते हैं उनको एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इस तरह के लोगों को, इस तरह के छुपे हुए हीरोज़ को JKL विजन सामने ला रहा है और यही हमारी कावश, यही हमारा मकसद भी है कि इन लोगों को मंजर आम पर लाया जाए और इन्हें अप्रिशिएट किया जाए। तो जगबीर सिंह जी आगे बढ़ते हैं। आपने आर्टिफिशियल लिम्स की बात की, मसनूई आज़ा जो हैं वो आप लोगों को लगाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आँख की रोशनी कम हो जाए या किसी का कोई हार्ट या बड़ा इस तरह का बड़ा ऑपरेशन रहता है, कोई खुदा ना करे कैंसर जैसे मर्ज़ में अगर मुब्तला हो जाता है, तो क्या कुछ ऐसा भी आपका लाया अमल है कि आप उन लोगों के लिए भी कुछ करते हैं? शुरू के दिनों में जब ये ट्रस्ट की बुनियाद बनी उसके बाद हमारा था एक एम था कि हम अपना एक सेंटर बनाएं। बड़ी कोशिश की और मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, इंटर्न प्राइम मिनिस्टर गुजरानंदा जी के वालिद जो ससुर थे दीवान मुल्क राज, उनकी एक जगह जो थी यहाँ पे थी। हमने कोशिश की, वो खरीदी बड़े थोड़े पैसों में, उन्होंने खुशी से दी और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री हुई ट्रस्ट के नाम पे। हमने उस इलाके में फिर एक वर्कशॉप बनाई जिसमें जितने भी मजदूर हैं वहाँ आके वो फ्री, आज पिछले 30 सालों से 30-32 सालों से वो अपनी टांगों की रिपेयरिंग कराते हैं। किसी को क्रच ज़रूरत है वो देते हैं, किसी को हियरिंग एड है वो देते हैं। तो ये था। और इसी के बीच में ये मैं कहना मुनासिब समझूंगा कि हमने आज तक 22-23 जो पाकिस्तान के मजदूर जो यहाँ चक्का के बाग से आते थे अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर के उस तरफ भी यही हाल है जो इस तरफ था, तो उनको यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सहूलियत नहीं है इसमें, सिर्फ एक इस्लामाबाद में एक सेंटर है जहाँ पे ये आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं। और उन लोगों की बयानी हमने सुना कि वहाँ सिर्फ वो फौजियों के लिए करते हैं या जो जादी जूदी थे उनके लिए करते थे। तो हमने उन 23 लोगों को एक एक करके, हमें जो आर्मी अथॉरिटी से सिविल अथॉरिटी थे, उन्होंने जब कोई आता था ऐसा मजदूर तो उसको यहाँ आके हमने टांगें लगवाई। और इसके बीच में एक खातून आई थी घोटा की जो तहसील एजुकेशन अफसर थी, उसकी दोनों टांगें कट गई थी। तो उनके रिश्तेदार थे, जो हमारे एक दोस्त थे, वो अभी नहीं है, इधर पीछे के इलाके के थे, चंडक में लेक्चर थे, तो उनके पास गई, उन्होंने हमारे पास अप्रोच की और हमने स्पेशली पैकेज जयपुर से ला के उनकी दोनों टांगें ठीक की, बनाई। और जब वो यहाँ से वापस गए तो वो जब आई थी तो उठा के लाई थी, और जब यहाँ से गई तो वो अपनी टांगों पे गई, जिसका एक बड़ी भारी अप्रिसिएशन मिली। और हमारी ये भी ख्वाहिश थी कि जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के तल्लुकात काफ़ी बिगड़े हुए हैं, वाजपेयी साहब का दौर था, कि हम उस इलाके में भी जाके, जब वो अर्थक्वेक हुआ था बहुत बड़ा, तो वहाँ जाके भी लोगों को ये फराहम करें। लेकिन वो पाकिस्तान ने माना नहीं, वो उनकी खैर अपनी सोच थी। तो ये एक चलता रहा। इसके अलावा एक BD शर्मा साहब थे यहाँ पे DFO, उनके टाइम पे एक मस्क डीर जो था, रोंसा जिसको कहते हैं, उसकी किसी ने टांग काटी थी। तो हमारा एक टेक्नीशियन था मोहम्मद असलम, उसकी भी टांग कटी हुई थी, लेकिन वो इतना मेयार का था
कि 3 लाख बम्बे में एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जानवरों की टांगें लगाई जाती हैं, और उन्होंने 3 लाख रुपया मांगा था, और उस लड़के ने कोई 200-250 रुपये में उसकी टांग लगाई और वो चला। उसके बाद हमारे जो आँखों के यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आई सर्जरी का था वो किसी कारण से इतना ज़्यादा नहीं एडवांस हो सका। हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब आज तक हमने तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों की फ्री आंखें बनवाई हैं, कैटरेक्ट के किए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हम करते थे जो बच्चे बाई बर्थ कैटरेक्ट लेके जन्म लेते हैं, उनकी बुनाई नहीं होती, लेकिन उनका भी हमने स्पेशली ये बाइला, त्रिचल, ये लोर गढ़ाई का इलाका, वहाँ के उन लोगों को, उन बच्चों को, ये चक्तरों के इलाकों को, उनको भी, वो भी काफ़ी बच्चे जिनकी वापस बुनियादी जो उनकी जो बनाई वापस आई और वो आम आदमी ज़िंदगी में वो मसरूफ़ हुए। इसके अलावा आर्फन बच्चियों के मैरिजेज का किया तो 73 शादियाँ, वो बच्चियाँ जो अपने वालिदैन को खो चुकी थी मिलिटेंसी के किसी भी कारण से, तो यतीमों में रहती थी, आर्फनेज में थी। हमने किसी दोस्त ने कहा ये है, तो उनकी हमने शादियाँ कराई और अच्छे तरीके से उनको सेटल किया। उसके अलावा डिसेबल बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हमारे कई लोग स्पॉन्सर करते थे कि इतने बच्चों को आप स्कॉलरशिप दो जो डिसेबल हैं और गरीब हैं, तो वो भी हम करते। आर्टिफिशियल लिम्स लगा रहे हैं, आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पे है। काम की बात जो इन्होंने कही है कि पाकिस्तान से कुछ लोग जो जिनको उठाकर यहाँ पे लाया, इन्होंने उन्हें टांगों पर चला कर वापस भेजा। वही पाकिस्तान जो सरहद पर अंधाधुंध गोलीबारी करता है और सिविल आबादी को निशाना बनाकर लोगों को माजूर करता है, और प्रोफेसर जगबीर सिंह उसी के इलाके के लोगों को यहाँ पर टांगें लगा रहे हैं और वापस भेज रहे हैं। लेकिन शर्म तुमको मगर नहीं आती। काश वो दिन भी आए कि जब ये सरहदों की गोलाबारी जो है अगर कहीं ना कहीं बंद हो जाए, क्योंकि जब भी बात सरहद की आती है, गोलाबारी की आती है, तो पहल हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही होती है। लेकिन मारे जाते हैं या ज़ख्मी होते हैं या अपने जो है आज़ाए जिस्मियाँ खोते हैं वो आम शख्स हैं, चाहे इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों। लेकिन प्रोफेसर जगबीर सिंह जी ने प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के बैनर तले रहकर पूरी दुनिया को ये पैगाम भी दे दिया कि हिंदुस्तानी का ये सीना है कि वो दुश्मन को भी गले से लगाता है। बहुत बड़ी बात है प्रोफेसर साहब, तो इसके लिए JK टेलीविज़न आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता है। तो अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि ये इतना बड़ा प्रोसीजर चला रहे हैं, इसमें लाखों रुपए का जो है अखराजात आते हैं, आपका तावन कौन करता है, किस तरह से आप चलाते हैं ये पूरा निज़ाम? इस सारे सिलसिले को चलाने के लिए हमारे जो मेंबर्स थे, जो 1990 में हमारे साथ शामिल हुए, उनमें से काफ़ी लोग चले गए। हमारा एक फ्रेमवर्क है, एक बोर्ड है ट्रस्टीज का, जिसमें अभी 11 लोग हैं। तो ये डोनेशन हमें हमारे ही लोगों से आती थी जो हमारे काम को देख के अप्रिशिएट करते थे, कि वो कहते थे कि ये प्रॉपर एक काम है। और इसमें हमारे पास एक मोहम्मद असलम लड़का है जो शुरू से है। कुछ लोग चले गए, लेकिन ये डिसेबल है, लेकिन हमारे साथ पिछले 15 सालों से काम कर रहा है। तो ये स्पेशली सिर्फ डोनेशन पे है। इंतज़ामिया से हमें मदद मिलती रही, जैसे कोई परमिशन होगी, जब बाकी की चीज़ें, या फ़ौज से हमें मिलती रही। कभी उन्होंने हमारे सद्भावना के बीच में कई बार स्पॉन्सर किए, जो कि इस साल नहीं हुआ। और इस साल हम सोच रहे हैं कि एक कैंप जो है अपने ही लेवल पे करेंगे, क्योंकि ये लोगों को ये जो आर्टिफिशियल लिम्ब है तकरीबन 1-1.5 साल के बाद इनको इसकी तब्दीली करानी ज़रूरी होती है। तो रिपेयरिंग तो हमारी चलती रहती है, लेकिन ये वाला जो सिलसिला है, इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि हमारी जो डोनेशन है वो बढ़े। हमारे पास ATG है, 12A है, इनकम टैक्स वालों ने दिया हुआ है, लेकिन हमने कभी किसी से मांगा नहीं। किसी ने अगर हमारे काम को देख के भेजा है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। एक वार विडोज़ एसोसिएशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, डिफेंस मिनिस्ट्री की, वो हर साल हमें ज़रूर सहूलत देते हैं, लेकिन वो तकरीबन थोड़ा सा ही पैसा आता है, 5-6 लाख का, जिसमें हम एक मुलाजिम की तनख्वाह है, बिजली जो पानी का खर्चा है, या बाकी की जो ज़रूरतें हैं, या बाकी के जो छोटे मोटे काम हैं वो करते हैं। तो लेकिन चल रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार हमें ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं जी कि आप हमारी तरफ से ये काम करवा दो, तो वो लोग आते हैं जिनकी जो उस अल्लाह ताला की उस
जहमत के बीच में आते हैं, जिनके दिल में इंसानी जज्बा है, इंसानी खिदमत का, तो वो भी करते हैं। इस बार अभी हम 15 लोगों का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं। वो दिल्ली के एक अहमद जी हैं जो एयरटेल के हेड थे, तो उन्होंने ये हमें कहा कि इन लोगों का खर्चा जो है मैं करूँगा। तो ऐसे आते हैं। ये हमारी जो इतना लंबा सफ़र है 30-32 साल का, उसके बीच में ये चीज़ें सारी डेवलप हुई। प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट का कॉन्टैक्ट नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पर। कोई भी हिंदुस्तान का हो या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में रहता हो, अपनी तरफ से किसी शख्स की अगर आंखों की रोशनी वापस लाना चाहता है, किसी को उसके पाँव पे खड़ा करना चाहता है, तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करे। इनकी टीम जो है आपसे रब्ता करेगी और आपका डोनेशन सदका जारिया के तौर पर कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। प्रोफेसर साहब, कोविड-19 गुजरा है, कोरोना वायरस एक वबाई मर्ज़, खुदा का कहर, खुदा का अजाब जिसे हम कहेंगे, कुदरत की तरफ से इंसानों पर यह नाजिल हुआ। प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट को इसका कितना नुकसान हुआ, और इस दौरान भी क्या आपके ये फलाही काम जारी रहे या इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आई? मार्च 2020 में जब ये एक महामारी दुनिया में इसकी हुई, जैसे भी जिस भी मुल्क से शुरू हुई, तो हम उस वक़्त इलाहाबाद में गए हुए थे किसी ख़ास काम पे। वहाँ पे एक सेमिनार था डिसेबल पे। तो जब वहाँ से आए तो हमें पता चला कि कलकत्ता में कुछ ऐसे करते करते जब जम्मू पहुँचे तो ये पता चला था कि दिल्ली तक और लेह लद्दाख तक। फिर जब यहाँ आ गए तो मार्च मेरे ख्याल में लास्ट वीक में ये जो लॉकडाउन शुरू हो गया, तो कितना नुकसान हुआ। तो अब हमारे काम तो होने ही नहीं थे, लेकिन उसके बीच में भी हमने ये एक सोच बनाई कि उन दिनों में इन लोगों को कैसे हम ये सहूलत दे सकते हैं। तो हमने 20-22 जगह पे जाके राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की। मेरे सारे वॉलंटियर्स और इनकी जो मेरे लीड करते थे, मेरा बेटा रिदमप्रीत सिंह, ये जो पेश रह के, हमारी बहू है प्रियंका सिंह, हमारी एहलिया है जसबीर कौर, प्रितपाल जी हैं, मुंशी अरबदीन जी हैं, बाकी जितने दोस्त थे। तो हमने इसमें कृष्णा घाटी का जो बिल्कुल जो पिछड़ा हुआ इलाका, सागरे का पिछड़ा हुआ इलाका, सलोत्री का पिछड़े हुआ इलाका, नूरकोट का, शाह अस्तार का, ये ऊपर के इलाके जो हमारे किरनी के थे, लोरन के थे, तो ये हमने की। और हमने ये जो हमारा काम था उसको इस तरफ हमने कन्वर्ट किया कि चलो लोगों को सहूलत भी दी जाए, क्योंकि उन दिनों में हमारा रमज़ान का महीना था। हम सोचते थे कि शायद ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस बीमारी ने दुनिया को तबाह करके रख दिया। कितने लोग आज तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये एक सिलसिला रहा। उसके बाद फिर हमने आयुष, जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, उनके डायरेक्टर जी थे, उन्होंने कहा भाई अब हमारे इस सिस्टम के साथ मिलकर, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ थी आयुष की, उनके साथ मिलकर भी हमने 4-5 कैंप किए जहाँ पे लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर्स का दिया। और ये इस तरफ हमारी ये रही। बाकी रिपेयरिंग का चलता रहा, बीच बीच में आते हैं, अभी भी लोग आते हैं जो अपनी टांगों की रिपेयरिंग करा के चले जाते हैं। तो अभी यही है कि हालात कुछ ऐसे हैं, हर जगह कोई ना कोई स्ट्राइक, कोई परेशानी, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। लेकिन वो हमारा जो काम था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो हम किसी न किसी तरीके से उसको चला रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपने जितने भी ये काम किए हैं, लोगों की टांगें लगाई हैं, उनकी आंखों के ऑपरेशन, और आपने शादियां करवाई, बहुत सारे काम किए, तो कोई भी काम जब इंसान करता है तो उसे कहीं ना कहीं ये रहता है कि कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मुझे शाबाश भी कहे। तो कोई एप्रिसिएशन आपको हुआ, किसी ने आपको इस काम को सराहा भी, इंतज़ामिया की तरफ से बात करें, हुकूमत की तरफ से बात करें, कितना जो है साथ मिला आपको? इसमें सबसे बड़ी जो एप्रिसिएशन जो मैं समझता हूँ, मेरी सोच जो कहती है, तकरीबन 70 वर्ष की मेरी उम्र है, कि ये जो माजूर लोग थे, जिनको जब हमने कोई बेनिफिट दिया, उनकी टांगें लगवाई, उनको खड़ा किया, तो उनकी जो खुशी थी, उनकी जो दुआएं थी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक एजाज़ था। एक बच्ची बाइले की, बाई बर्थ ब्लाइंड थी, सिर्फ आवाज़ से अपने माँ बाप को पहचानती थी। 150 GH में उसको ले गए, साइमा नाम था उसका। तो जब उसका ऑपरेशन हुआ, एक आँख का, तो डॉक्टर ने जब उसकी पट्टी खोली
तो उसके वालिद को सामने बैठाया और 2-3 लोग और बैठाए ये देखने के लिए कि क्या ये क्या रिएक्शन क्या होगा, ये क्या कहेगी। तो उसने उस बच्ची को बताया भाई ये देखो ये केले का एक फल है। तो उसने कुछ नहीं बोला, ये क्या है, कुछ नहीं बोला। सेब दिखाया, उसने कुछ नहीं बोला। तो फिर उसने बोला तुम्हारे वालिद को हंस रही थी वो, क्योंकि वो एक नई दुनिया में आई थी जो अल्लाह ताला की बनाई हुई। तो फिर सब लोगों को बोला आप बोलो इसका नाम। तो वो बोला चुप रही, दूसरे ने बोला चुप रही। जब उसके वालिद ने बोला तो उठ के वो जाके अपने वालिद को मिली, उसकी गोद में चली गई। और आप मानेंगे कि हमारे जितने लोग थे वहाँ पे सब उसकी जो आंखों में आंसू आ गए कि देखो इस बच्ची ने आवाज़ से अपने बाप को आज तक देखा था, आज लेकिन उसकी शक्ल देखी। तो ये एक छोटी सी मिसाल है, ऐसे 23-24 को लोगों की कराए हैं। तो वो सबसे बड़ा हमारा एजाज़ है, मैं तो यही समझता हूँ। वैसे ऐसे JNK स्टेट गवर्नमेंट ने हमें एक बार दिया था, स्टेट अवार्ड दिया। उसके अलावा जो ट्राइडेंट होटल में हमें एक रियल हीरो का अवार्ड मिला था रिलायंस की तरफ से 2009 मार्च में। उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक अप्रिसिएशन साइटेशन मिली। उसके अलावा जो नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर थे, आर्मी चीफ, उन्होंने दी। उसके अलावा ये जो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट वालों की अप्रिसिएशन, ऐसे हमारे पास तकरीबन 7 से ज़्यादा है। और ये मेरा ऑनर नहीं है, पुंछियों का ऑनर है। क्योंकि रियल हीरो अवार्ड जब मिला था हमें तो वहाँ पे 14 लोग थे 14 स्टेट से। और 14 स्टेट से जो लोग थे और JNK और पूरे JNK, पंजाब और हिमाचल से सिर्फ मैं ही एक था। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसकी हुई थी, उसमें किसी की रिकमेंडेशन थी। उन्होंने हमारा काम देखा, काम देखे तो फिर उन्होंने ये दिया था, जिसमें 5 लाख और एक अप्रिसिएशन थी और साइटेशन थी, एक उसमें उन्होंने ट्रॉफी भी दी थी। तो बड़े बड़े लोगों के बीच में तब हमारी जो मुलाकात हुई थी उसमें नीता अंबानी जी से हुई, यश चोपड़ा जी से हुई, आमिर खान साहब से हुई और बड़े सुनील दत्त जी, ये अमिताभ बच्चन जी। तो ये एक बड़ा भारी एक ऑनर था जो मैं सोचता था कि इन लोगों तक भी हमारा ये काम पहुंचा है। जब इन्होंने साइमा की बात बताई तो जाहिर सी बात है, जिस इंसान के सीने में दिल होगा तो उसमें दर्द ज़रूर होगा। और ये बात जाहिर सी बात है कि दिल तक पहुंचती है। खुदा करे ये काम इसी तरह से चलता रहे। हमारी दुआएं हमेशा जो है इस तरह के काम के साथ हैं, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तानी और इंसानियत के नाते हम जितने भी हमारे पब्लिक है, व्यूअर्स है, हमें चाहिए कि हम प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट का साथ दें। ये साथ प्रोफेसर जगबीर सिंह का नहीं है, बल्कि साइमा जैसे लोगों का है जो एक नई दुनिया देखते हैं, नए मकाम से नई दुनिया को देखते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। प्रोफेसर साहब, आखिर में पब्लिक के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए आपका क्या पैगाम है और ट्रस्ट के आने वाले क्या मंसूबाजात हैं? बहुत मुख्तसर। मैं अपनी तरफ से इस पूरे तजर्बे को लेके अवाम को, अपने वतन के लोगों को यही कहना मुनासिब समझूंगा कि जहाँ भी कोई भी हमदर्दी का इजहार करता है या आपको कोई दिखाई दे कि ये आदमी जो ये शख्स है ये इस बीमारी से, ये इस चीज़ से पीड़ित है, तो उसकी मदद करें। उसमें अल्लाह ताला, ईश्वर, भगवान, वाहिगुरु बड़ा खुश होता है और आपको ये दिली सुकून मिलेगा, ज़हनी तौर पे सुकून मिलेगा। आप चाहे जो मर्ज़ी करो, लेकिन जब ये चीज़ करोगे, किसी ज़रूरतमंद की मदद करोगे, तो ये सबसे बड़ी एक सुकून। आज जितनी मर्ज़ी इबादत कर लो, जितनी मर्ज़ी इबादत कर लो, लेकिन उसके उल्टा अगर ये आप करोगे तो इसमें उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये क्योंकि एक अल्लाह ताला के, ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं, तो उनके दिल में अगर आप खुशी लाओगे तो उससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई बना सकती, चाहे वो आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ भी जो कोई मिले। और इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, रजौरी में, क्योंकि हमने सिनर का, काफिला का, बुनियार का, टीटवाल का, त्रिवेणी का, दिलदारपुरा
और ये उड़ी का इलाका अनंतनाग में, छम जोड़िया में, RS-पुरा में, नौशहरा जंगड़ में, ये सब जगह पे कैंप किए कि जहाँ भी कोई ऐसा आदमी है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो किसी बीमारी में मुलव्वस है या उसको पैलेट की बच्चे को प्रॉब्लम है कि वो ऑपरेशन कराना चाहता है या आँखों का है या कुछ भी है, कोई भी शख्स किसी को भी कहीं भी से भी हमें बता सकता है। जो हमारी ज़रूरत है, जो हमें चाहिए रिटर्न में, वो हमें मिलने पर हम आगे ज़रूर कोशिश करते हैं, वो करते रहेंगे। ये हम चीज़ जो है जारी रखेंगे। इसी में मेरी जो मदद होगी हमारे ट्रस्ट की, एक आप लोग सराहना मैं समझूंगा कि हर जगह हर कोने पे से हमें ये आ रही है। यही एक मेरा पैगाम है सबके लिए। देखिए प्रोफेसर जगबीर सिंह जी ने आपसे जो पैगाम आपको दिया है वो ये दिया है कि आप जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है उन्हें हमसे जोड़िए, उन्हें हम तक पहुंचाइए। लेकिन JKL विजन का आपसे पैगाम है कि प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट को आप अपना डोनेशन भी आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा डोनेशन अगर किसी अच्छी जगह पे लगेगा तो ही हमें उससे ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। आपसे गुजारिश है JKL विजन के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो लाइक भी कीजिए। हमारी वीडियोस को आप बहुत पसंद भी कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर शख्स तक ये अच्छी बातें पहुंच सकें। और अगर किसी एक शख्स का भी आपके एक शेयर से भला हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी। फ़िलहाल सैयद नियाज़ शाह के साथ जम्मू कश्मीर व लद्दाख के इस टॉक शो में इतना ही। बहुत जल्द अगला टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। प्रोफेसर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सर। तो आप सभी का भी बहुत शुक्रिया हमें वॉच करने के लिए, देखने के लिए।